सामईन कराम, आप सुन रही हैं एक इंग्लिश नॉवल पैट्रिक टर्नबुल की एक कहानी जिसकी तलखीस की है इनायतुल्लाह मरहूम ने। इस कहानी का नाम है 15 बरस बाद। मुझे उम्मीद है आपको मेरी ये काविश पसंद आएगी। आपने अगर अभी तक मेरा चैनल माय वॉइस सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए ताकि आने वाली हर नई कहानी की इत्तला बर वक्त आप तक पहुंच सके। रिचर्ड इंग्लैंड से 15 बरस के बाद आया था। बर्मा का छोटा सा गांव थांग दू बिल्कुल बदल गया था। रिचर्ड को कतन तवक्को नहीं थी कि बर्मा के जिन देहात को जंग अजीम ने तबाह बर्बाद कर दिया था वो कभी अपनी असली शक्ल में आ भी सकेंगे। उसे सबसे ज्यादा दिलचस्पी बर्मा के उस छोटे से गांव थांग दू से थी। 15 बरस गुजरे, वो इस इलाके में जापानियों के खिलाफ लड़ा था और उसने इस गांव को नजर आतिश करवा दिया था। वो उस वक्त फौज में मेजर था। जापान को शिकस्त हुई, जापानी फौजें बर्मा से भाग गईं, बर्मा पर अंग्रेजों का दोबारा कब्जा हो गया और जंग खत्म हो गई। मेजर रिचर्ड फौज से पेंशन लेकर निकल आया और इंग्लैंड की एक प्राइवेट फर्म में निहायत अच्छी मुलाजमत कर ली। वो जिंदगी में हर लिहाज से मुतमईन था। जंग में वो फाते रहा और अमन में उसे काबिल रश्क हैसियत हासिल हो गई। उसने सोचा था कि वो जंग की सऊबतों, तलखियों और खून खराबे को शहरी जिंदगी की गहमा गहमी में फरामोश करके पुरअमन जिंदगी बसर करेगा, मगर बर्मा का ये छोटा सा गांव जो उसे थांग दू के नाम से अच्छी तरह याद था, उसके आसाब पर आसेब की तरह सवार रहा और ये गांव एक गुनाह बनकर उसके जमीर को दबोचे ही जा रहा था। 15 बरस गुजर गए। आखिर वो गुनाह का कफ्फारा अदा करने के लिए दौलत का अंबार लेकर बर्मा पहुंच गया। बर्मा में अब जंग की तबाहकारियों और होलनाकी के कोई आसार नजर नहीं आते थे। बर्मा के किसानों ने अपने मुल्क की काया पलट डाली थी। रिचर्ड तवील मुसाफत तय करके थांग दू पहुंचा था। उसने शमाली बर्मा के इस गांव के रास्ते में वो तमाम गांव देखे जहां जहां वो लड़ा था। उस वक्त यहाँ कोई झोंपड़ा जमीन पर ऐस्तादा नजर नहीं आता था। धान की खेतियां जल गई थीं, ताड़ के पेड़ झुलस गए थे। पानी से लबरेज खेतों को तोपों के गोलों और तैयारों के बमों ने खुश्क कर डाला था और हर सू लाशें ही लाशें गल सड़ रही थी। और आज 15 बरस के बाद खेतियां और पेड़ फिर हरे भरे और झोंपड़े फिर खड़े हो गए थे। एक नस्ल को जंग ने खत्म कर डाला था और अब दूसरी नस्ल ने बस्तियों को फिर आबाद कर लिया था। थांग दू जो उसके आसाब का आसेब और जमीर का जहरीला कांटा बन गया था फिर से जी उठा था। शाम का वक्त था। किसान खेतों में कामकाज में मसरूफ थे। नमनाक मेंढों पर बच्चे खेल रहे थे। औरतें लुंगियों में मलबूस गिरदोपेश से बेखबर धान की पनीरी को घुटने घुटने पानी में जमा रही थीं। क्या मर्द और क्या औरतें, सभी दोहरे होकर धरती से लो लगाए हुए थे। किसी ने भी रिचर्ड की तरफ आंख उठा के न देखा। वो अपने आप को सफेद चमड़ी की वजह से बर्मा के किसानों से बढ़कर इंसान समझता था। उसे तवक्को थी कि इस पसमानदा मुल्क के लोग उसे गुलामों की तरह देखेंगे, मगर किसी ने उसकी तरफ भूले से भी ध्यान न दिया। वो एक जगह रुक गया और थांग दू के झोंपड़ों को देखने लगा। तमाम झोंपड़े एक जैसे थे, बांसों के सतूनों पर इस्तादा, बांसों के चबूतरे पर घास फूस और सरकंडों के बने हुए झोंपड़े। हर चबूतरे के साथ बांसों की सीढ़ी लगी थी। रिचर्ड को खूब याद था कि जंग में इनमें से कई झोंपड़े जल गए थे। वो ख्यालों में गुम हो चला था कि उसे अपने करीब आवाज सुनाई दी। मेरा नाम मांग पे है, मैं थांग दू का नंबरदार हूँ, खुश आमदीद। रिचर्ड ने चौंक कर नंबरदार को देखा और चंद लम्हे उसे देखता ही रहा। थांग दू का नंबरदार, ये अल्फाज उसे जहरीले तीरों की तरह लगे। मेरा नाम रिचर्ड है, उसने बौखलाए हुए लहजे से नंबरदार से कहा। खुदा तुम्हें खुशो खुर्रम रखे। उसने हाथ आगे किया और बर्मी नंबरदार से पूछा, क्या तुम्हें मालूम था कि मैं आ रहा हूँ? मांगपे ने कोई जवाब ना दिया, ना उसने रिचर्ड से हाथ मिलाया, बल्कि वो दोनों हाथों की उंगलियों को जोड़े हुए गीली जमीन को देखने लगा। रिचर्ड को बर्मी नंबरदार का यह रवैया अच्छा ना लगा, लेकिन वो थांग दू के लोगों के लिए खैर सगाली के जज्बात लेकर आया था। वो यहाँ के हर फर्द को दोस्त बनाना चाहता था। मैं तुम्हारा मशकूर हूं कि तुम मुझे मिलने चले आए, उसने मुस्कुरा कर कहा। तुम्हें शायद मालूम होगा कि मैं यहाँ चंद दिन क़याम करूंगा। मुझे मालूम है, मांग पे ने कहा। सरकार से मुझे हुक्म मिल गया था कि आप आ रहे हैं। आपकी रिहाइश और खुराक का इंतजाम कर दिया गया है। मेहमान खाना भी तैयार है।
नंबरदार के लहजे में खलूस और मोहब्बत के बजाय खुश्क सा सरकारीपन था। रिचर्ड ने खुदा का शुक्र अदा किया कि उसने बर्मी जबान सीख ली थी, जिससे उसकी मुहिम कदरे आसान हो गई थी। उसने बर्मा में बरतानवी सिफारत खाने की वसातत से थांगदू तक पहुंचने का एहतमाम किया था। सिफारत खाने की सेक्रेटरी ने उसे इस इलाके में इतनी रकम ले जाने से रोका था और उसे सख्ती से कहा था कि अपने इरादों को दिल से निकाल दे, क्योंकि शमाली बर्मा के जंगल राहजनों और डाकुओं से भरे पड़े थे। मगर रिचर्ड ने उसकी एक नहीं सुनी थी। वो अपने ज़मीर के नागवार बोझ से आज़ाद होने के लिए ये रकम थांगदू पर कुर्बान कर देने वहां ज़रूर जाना चाहता था। सेक्रेटरी ने उसके जुनून से मुतासिर होकर बर्मी हुकूमत से उसे थांगदू तक के सफ़र और वहां के क़याम की सहूलत दिलवा दी थी। मांग पे उसे गांव में ले गया। गांव में दाखिल होते ही रिचर्ड का दिल उछल उछल कर बाहर आने लगा। उसके जी में आई कि वो अपने सीने का गुबार वहीं मांग पे के सामने उगल दे। कांटा जो ज़मीर में चुभा हुआ था, उसकी खलिश यकलख्त शदीद और जहरीली हो गई, लेकिन मांग पे तेज कदम आगे आगे चला जा रहा था। ये बर्मी नंबरदार सरकारी फर्ज अदा कर रहा था, वरना उसका अंदाज बता रहा था कि उसे इस अंग्रेज के साथ जरा भर भी दिलचस्पी नहीं। सावन का महीना था। मेहमान खाने के झोंपड़े में पहुंचने से पहले ही बारिश बरसने लगी। दोनों भागकर मेहमान खाने की 6 सीढ़ियां फलांग गए। अंदर बांसों का पलंग बिछा था। रिचर्ड थक गया था। वो पलंग पर जाकर गिरा और पलंग चिरचिरा कर खामोश हो गया। रिचर्ड कुछ कहने ही लगा था कि मांग पे ने जज्बात से खाली लहजे में कहा, मैं अभी पानी भेज दूंगा। हम गरीब लोग हैं, जो कुछ मयसर है हाजिर करेंगे। किसी चीज की जरूरत हो तो मुझे बता देना। वो बाहर को चलने लगा तो रिचर्ड ने पूछा, तुम कब से इस गांव के नंबरदार हो? 15 बरस से, मांग पे ने कहा। पहले मेरा बाप नंबरदार था। जंग के दौरान मेरे बाप को गोली मार दी गई थी। फिर मुझे नंबरदार बना दिया गया था। उसे गोली जापानियों ने मारी थी? रिचर्ड ने पूछा। नहीं, मांग पे ने कहा, एक अंग्रेज ने। उसके लहजे में तंज का रंग नुमाया हो गया। उसने कदरे बेरुखी से कहा, मैं जा रहा हूँ। आपके शाम के खाने के वक्त आ जाऊंगा। वो जरा सा झुका और बाहर निकल गया। रिचर्ड का दिल डूबने लगा। उसने महसूस किया कि वो उस शख्स का सामना नहीं कर सकेगा। मांग पे की शख्सियत में कुछ ऐसा तासुर था कि वो घबराने लगा था, या शायद उसका ज़मीर निगले हुए जहर को उगलने को बेताब था कि रिचर्ड का दम घुटने लगा। उसने कपड़े बदले। बारिश और तेज हो गई। ये उन वादियों में से एक वादी थी जहां सावन में समुंदर का मंजर बन जाया करता था। बारिश का शोर बढ़ा तो रिचर्ड ने कानों पर हाथ रख लिए। उसने अपने आप में हिस्टेरिया के दौरे की कैफियत महसूस की। उसने जल्दी से अपने बैग से विस्की की बोतल निकाली और कार्क खोलकर मुंह से लगा ली। उसे 15 बरस पहले का वो वक्त याद आने लगा जब वो ज्यादा नफरी की एक लड़ाका गश्ती पार्टी लेकर इस इलाके में जापानियों की तलाश में आया था। ये बर्मा की जंग की मुहिम बेहद खतरनाक थी। वो बरतानवी हिंद की फौज में मेजर था। डिवीजन हेडक्वार्टर को इत्तलात मिल रही थी कि चंद दिन की वादी में जो यही थी, जापानी दाखिल हो रहे हैं और बगैर किसी मज़ाहमत या लड़ाई के देहात पर काबिज होते चले जा रहे हैं। डिवीजन हेडक्वार्टर से खास तौर पर रिचर्ड को हुक्म मिला था कि वो बरतानवी ओहदेदारों और हिंदुस्तानी सिपाहियों की एक मजबूत और मुंतखब गश्ती लड़ाका पार्टी लेकर चंद दिन के देहात में जाए और जापानियों को तबाह भी करे और उनकी नकलो हमल के मुतल्लिक मालूमात भी फराहम करे। रिचर्ड को नंबर 18 बलोच रेजिमेंट के पठानों पर बहुत भरोसा था। उसके बाद उसे सिखों पर भरोसा था। उसने ज्यादातर आदमी बलोच रेजिमेंट से लिए, जिनमें एक आफरीदी जमादार दोस्त मोहम्मद भी था। जमादार दोस्त मोहम्मद ने रिचर्ड को चुने हुए मुसलमान सिपाही दिए थे, जिनमें अक्सरियत पठानों की थी। रिचर्ड ने अपने तौर पर पटियाला सिख रेजिमेंट की एक कमांडो सेक्शन भी साथ ले ली थी। रिचर्ड ने जब पठानों और सिखों की इस कलील सी फोर्स को देखा तो उसके दिल से तमाम खदशे दूर हो गए थे। फिर उसने अपने एक अंग्रेज लेफ्टिनेंट, एक अंग्रेज सार्जेंट मेजर और बर्मा इंटेलिजेंस कोर के एक अफसर कैप्टन रासन को साथ ले लिया। उस वक्त रिचर्ड बर्मी जबान से नाआशना था। रासन बर्मी जबान खूब समझता और बोलता था, मगर पहले रोज ही रिचर्ड ने महसूस कर लिया था कि वो ना कैप्टन रासन को अच्छा लगता है, ना कैप्टन रासन उसकी पसंद का अफसर है। हालांकि दोनों बरतानवी थे। दोनों में जंग के मुतल्लिक इख्तलाफ राय पैदा हो गया था। कैप्टन रासन साफ गो इंसान था और उस ख्याल का हामी कि जंग में शहरियों पर जुल्म तशद्दुद नहीं होना चाहिए।
نہ ان کے گاؤں برباد ہونے چاہیے، لیکن ریچرڈ کہتا تھا کہ ہمیں جنگ لڑنی ہے، دیہات کے لوگ مارے جاتے ہیں تو مارے جائیں، ہمیں پرواہ نہیں۔ بہرحال ریچرڈ کو آفریدی جمعدار دوست محمد پر پورا بھروسہ تھا، اور وہ جانتا تھا کہ دوست محمد کے پٹھان سپاہی اسے کہیں بھی دھوکہ نہیں دیں گے۔ ریچرڈ اپنی اس فورس کو لے کر چل پڑا۔ ان کے پاس اسلحہ، بارود، راشن اور دیگر جنگی سامان کی کوئی کمی نہیں تھی۔ وہ دریائے چند دن کے کنارے کنارے موسلا دھار بارش میں چلتے چلے گئے۔ راستے میں انہیں جاپانی فوج کے کوئی آثار نظر نہ آئے۔ انہوں نے 48 گھنٹوں میں اس قدر دشوار گزار سفر کے 40 میل طے کر لیے۔ وہ گھنے جنگل اور دلدل میں جگہ جگہ پوزیشن لے کر جاپانیوں کو ڈھونڈتے رہے۔ رچرڈ کو اب یہ خطرہ محسوس ہونے لگا تھا کہ جاپانی انہیں دیکھ کر دبک گئے ہیں اور اس کی پارٹی کو گھیرے میں لے رہے ہیں۔ دور، بہت دور سے توپوں اور ٹینکوں کے دھماکے سنائی دے رہے تھے۔ کبھی کبھی لڑاکا بمبار طیارے ان کے اوپر سے گزر جاتے تھے۔ سارا برما جنگ کے جہنم میں جل رہا تھا، مگر جہاں رچرڈ اپنی چھوٹی سی فوج کو لیے گھوم پھر رہا تھا، وہاں جاپانیوں کا کوئی سراغ نہیں مل رہا تھا۔ وہ آگے رینگتے، سرکتے، کبھی چلتے، کبھی رکتے، بڑھتے گئے۔ راستے میں چھوٹے چھوٹے 3 4 گاؤں آئے۔ رچرڈ نے ہر گاؤں کے آدمیوں کو اکٹھا کر کے کیپٹن راسن سے کہا کہ ان سے جاپانیوں کے متعلق پوچھے۔ راسن نے ان سے برمی زبان میں پوچھا، اور رچرڈ نے راسن کی وساطت سے ان پر جرح بھی کی، لیکن رچرڈ نے شدت سے محسوس کیا کہ کیپٹن راسن اس کام میں کوئی دلچسپی نہیں لے رہا، بلکہ دیہاتیوں کی پشت پناہی کر رہا ہے۔ وہ اور آگے بڑھے۔ کئی دن گزر گئے تھے۔ رچرڈ اپنے ڈویژن ہیڈ کوارٹر کو وائرلیس پر رپورٹیں دے رہا تھا۔ آخر وہ اس گاؤں تھانگ دو سے 2 2.5 میل دور ایک اور گاؤں میں پہنچے۔ رچرڈ نے گاؤں کے نمبردار کو بلایا اور کیپٹن راسن سے کہا کہ وہ اس بوڑھے سے وہی سوالات پوچھے جو وہ ہر گاؤں میں پوچھتا آیا ہے۔ راسن نے نمبردار کے ساتھ چند ایک باتیں کی اور اس کے جواب سنے، اور رچرڈ سے کہا کہ یہ شخص قسمیں کھاتا ہے کہ اس گاؤں کے لوگوں نے کبھی کسی جاپانی کی صورت بھی نہیں دیکھی۔ نمبردار نے یہ بھی کہا کہ آپ اس گاؤں کو چھوڑیے، میں یقین سے کہتا ہوں کہ اس سارے علاقے میں کبھی کوئی جاپانی نہیں آیا۔ رچرڈ نے راسن کی زبانی یہ جواب سنا تو اس نے غصے سے بپھر کر راسن سے کہا کہ یہ بوڑھا جھوٹ بکتا ہے۔ ڈویژن ہیڈ کوارٹر کے پاس اسکاؤٹس کی رپورٹس پہنچ چکی ہیں کہ اس علاقے میں جاپانی داخل ہو چکے ہیں۔ 2 میل کے علاقے میں جاپانیوں کی موجودگی یقینی ہے۔ مجھے اس سے کوئی غرض نہیں کہ ڈویژن ہیڈ کوارٹر کو کیا رپورٹ ملی ہے، کیپٹن راسن نے روکھے پھیکے لہجے میں کہا۔ میں اسی قدر جانتا ہوں کہ یہ شخص جھوٹ نہیں بول رہا۔ کیپٹن راسن، تم دانش مندی سے گریز کر رہے ہو، ریچرڈ نے کہا، لیکن میرے ساتھ آفریدی جمعدار دوست محمد ہے، یہ میرا مسئلہ حل کر لے گا۔ جمعدار دوست محمد کے علاوہ اسے اپنی برطانوی لیفٹیننٹ اور سارجنٹ میجر پر بھی بھروسہ تھا۔ کیپٹن راسن کا وہ کچھ نہیں بگاڑ سکتا تھا، کیونکہ راسن انٹیلیجنس کا آفیسر تھا۔ اس سے تمہارا مطلب کیا ہے کہ جمعدار دوست محمد تمہارا مسئلہ حل کر لے گا؟ راسن نے قدرے طنزیہ لہجے میں پوچھا۔ مطلب یہ ہے کہ یہ جنگ ہے، ریچرڈ نے تہکمانہ لہجے میں جواب دیا۔ جنگ میں ہر فعل روا ہے، برمیوں پر بھروسہ کرنا حماقت ہے۔ میں جانتا ہوں کہ جاپانی کسی سے کوئی بات اگلوانا چاہتے ہیں تو وہ اسے اذیت دیتے ہیں، اسی طرح ہمیں بھی ان برمیوں کو اذیت دینے کا حق حاصل ہے، اور تم نازیوں اور فسطائیوں کے ظلم و تشدد کے خلاف جنگ لڑ رہے ہو، راسن نے اب کے نمایاں طنز سے کہا، اور خود ظلم و تشدد کے قائل ہو۔ بہرحال اس پارٹی کا کمانڈر میں ہوں، ریچرڈ نے کیپٹن راسن سے کہا، میرا ہر حکم مانا جائے گا۔ اس آدمی سے کہو کہ اپنے گھر چلا جائے اور میری اجازت کے بغیر گھر سے باہر قدم نہ رکھے، ورنہ میں اسے گولی سے اڑا دوں گا۔ ریچرڈ نے اپنی پارٹی کو وہیں آرام کرنے کو کہا۔ شام کے کھانے سے فارغ ہو کر ریچرڈ نے کیپٹن راسن سے کہا، جاؤ اور اس بوڑھے نمبردار سے کہہ دو کہ تم خوش قسمت ہو، میں اس سے اور کوئی بات نہیں پوچھوں گا، لیکن اسے خبردار کر دو کہ اگر اس نے اس طرح کا ایک اور جھوٹ بولا تو میں نہ صرف اسے گولی مار دوں گا بلکہ گاؤں کے تمام جھونپڑوں کو آگ لگا دوں گا۔ کیپٹن راسن خاموشی سے گاؤں میں چلا گیا اور تھوڑی دیر کے بعد واپس آ گیا۔ وہ دوسرے دن بھی وہیں رہے۔ ریچرڈ نے بلوچ ریجمنٹ کے مسلمان سپاہیوں کی ایک گشتی پیٹرول پارٹی بھیجی جو جنگل کی تلاشی لے کر لوٹ آئی۔ ریچرڈ اپنی تمام پارٹی کو تھانگ دو کے گاؤں کے قریب لے گیا اور رات وہیں قیام کیا۔ بارش تھم گئی تھی۔ صبح ہوئی تو گرد و پیش کا منظر بہت خوبصورت تھا۔
मगर कुदरत के हुस्न पर जंग का आसेब सवार था। जापान की फौज बर्मा के जंगलों और देहातों में बिखरी हुई थी। सूरज उभरा तो लोग खेतों में काम करने को निकल गए। रिचर्ड थांग दू को पहली बार देख रहा था। यहाँ बहुत से झोंपड़े थे और हर झोंपड़ा मोटे मोटे बांसों के चबूतरे पर इस्तादा था। उससे कुछ दूर परे दरियाए चंदिन गुर्रा रहा था। रिचर्ड कैप्टन रासन और अपने लेफ्टिनेंट को साथ लेकर गांव में दाखिल हुआ। लोगों ने कामकाज छोड़ दिया और हंसते मुस्कुराते दोस्ताना अंदाज से उनकी राह में आन खड़े हुए। रिचर्ड को इत्मीनान हुआ। उनमें एक मोटा सा आदमी आगे बढ़ा और कैप्टन रासन से बातें करने लगा। कैप्टन रासन ने उसकी बातों का तर्जुमा करके रिचर्ड को बताया कि यह आदमी इस गांव का नंबरदार है और यह कहता है कि हमारे यहाँ एक मेहमान खाना है, आप वहाँ क़याम कर सकते हैं और हम हस्ब तौफीक आपकी खिदमत करेंगे। रिचर्ड ने यह पेशकश कबूल कर ली और सब अफसर मेहमान खाने में चले गए। लेकिन रिचर्ड ने देखा कि जमादार दोस्त मोहम्मद बर्मी नंबरदार को गहरी नजरों से देख रहा था। रिचर्ड ने एहतियाती तदबीर इख्तियार करते हुए पठान सिपाहियों को गांव के गिर्द फैला दिया ताकि वो गिरदोपेश के खतरात पर नजर रखें। कैप्टन रासन ने रिचर्ड से कहा कि देखा ये लोग किस कदर काबिल एतबार हैं। रिचर्ड को कायल होना पड़ा। रासन ने रिचर्ड को बताया कि मैं उससे जापानियों के मुतल्लिक पूछ चुका हूं और उसने मुझे यकीन दिलाया है कि दूर दूर तक कोई जापानी नहीं है। शाम का वक्त था। रिचर्ड बाहर निकल गया। वो थकन को मंजर की खूबसूरती से दूर करना चाहता था। वो दरिया तक चला गया। वापस आया तो शाम का धुंधलका गहरा हो रहा था। उसने देखा कि गांव के बाहर ताड़ के दरख्तों तले एक नौजवान लड़की खड़ी थी। वो एक दरख्त का सहारा लिए हुए थी। उसका लिबास बर्मी, खदोखाल बर्मी और अंग अंग बर्मी था। उस वक्त तक रिचर्ड जाने कितनी बर्मी लड़कियों को देख चुका था, लेकिन ये पहली लड़की थी जिसने उसके कदम रोक लिए। लड़की के अंदाज में कशिश थी, ऐसी कशिश कि रिचर्ड जैसा जिम्मेदार अफसर उसकी तरफ चल पड़ा और लड़की के सामने जा खड़ा हुआ। रिचर्ड के होंठों पर मुस्कुराहट आ गई और उसने टूटी फूटी बर्मी जबान में लड़की से बड़े प्यार से कहा, मैं तुम्हारा दोस्त हूं, तुम्हारा नाम क्या है? लड़की कुछ बुड़बुड़ाई और घूमकर शाम के धुंधलके में गायब हो गई। रिचर्ड ने अपने अंदर लज्जत आगी सी हलचल महसूस की और वो बेख्याली में चल पड़ा। उसके ख्यालों पर यह नौजवान बर्मी लड़की काबिज हो गई थी। वो उसी के शहर के असर से चला जा रहा था कि एक राइफल की नाली उसके पेट में आ लगी। उसने चौंक कर देखा, नाली फौरन एक तरफ हो गई। ये पटियाला सिख रेजिमेंट के एक सिपाही की राइफल थी। ये सिख सिपाही एक झाड़ी में पोजीशन लिए हुए था। रिचर्ड उस गोरी चिट्टी दिलकश बर्मी लड़की के तस्वुर से बेदार हो गया। वो मेहमान खाने में चला गया। रात भर करवटें बदलता रहा और उसका जहन तल्खो शीरीं ख्यालात की आमाजगाह बना रहा। उसे गिरदो पेश से कोई खतरा नहीं था। उसे मालूम था कि बलोच रेजिमेंट के पठान और कमांडो सेक्शन के सिख सिपाही बेदार हैं। आज 15 बरस के बाद वो फिर उसी गांव के उसी मेहमान खाने में बैठा था और थांग दू की उस रात को याद कर रहा था जब वो जापानियों की तलाश में यहाँ आया था और उस बर्मी लड़की को देखा था। उसे याद आ रहा था कि जंग खत्म होते ही उसकी मुलाजमत का अरसा भी पूरा हो गया था। वो फौज से फारिग होकर मुंबई की बंदरगाह से इंग्लैंड गया था, जहां उसे एक कारोबारी फर्म में मुलाजमत मिल गई थी। वो मेहनती आदमी था। थोड़े ही अरसे में वो उस फर्म का हिस्सेदार फिर डायरेक्टर बन गया था और उसका शुमार इंग्लैंड के दौलतमंदों में होने लगा था। वो बर्मा को भूलता चला जा रहा था, मगर एक रात जब उसने सोने से पहले सोने के कमरे की बत्ती बुझाई तो उसने महसूस किया जैसे कमरा धुएं से भर गया हो। इसके साथ ही उसने तड़ाक तड़ाक की आवाजें सुनी, जैसे खुश्क बांस जल रहे हों। उसने उठकर बत्ती जलानी चाही, मगर उसके दिल को भयानक से खौफ ने दबोच लिया। वो बिस्तर से उठ न सका, जैसे किसी आसेबी कुव्वत ने उसे दबोच लिया हो। कमरा धुएं से भरता रहा और खुश्क बांस जलते रहे। फिर अजीब बात यह हुई कि उसकी आंख लग गई। आंख खुली तो सुबह तलू हो चुकी थी। कमरे में धुआं नहीं था। बाहर निकलकर देखा, कहीं भी कोई चीज नहीं जली थी। फिर उसे क्या हुआ था? क्या ये डरावना ख्वाब था? उसने उसे ख्वाब समझकर ही जहन से उतार दिया। लेकिन 2 ही रोज के बाद वो एक होटल में दोपहर का खाना खा रहा था कि उसे होटल में धुआं भरता हुआ महसूस हुआ और बांसों के जलने की आवाजें आने लगी। इसके साथ ही दिल पर ऐसा खौफ तारी हो गया कि वो कुर्सी पर जकड़ा गया। उसे आज याद आ रहा था कि होटल में एक आदमी
दूसरी मेज से खाना छोड़कर भागा आया और उससे पूछा था, आप ठीक तो हैं? आपका रंग जर्द हो गया है और इस ठंड में आपका चेहरा पसीने में डूब गया है। उसे कुछ याद नहीं था कि उसने खाना खाया था या नहीं, और बिल किसी ने अदा किया था या नहीं, और वो अपने घर तक किस तरह पहुंचा था। घर में वो तनहा रहता था। उम्र 45 बरस हो चली थी, मगर अभी तक शादी नहीं की थी, क्योंकि उसके जहन में बीवी का जो तस्वुर और जो मेयार था, उस पर कोई लड़की पूरी नहीं उतरती थी। वहां लड़कियों की तो कोई कमी नहीं थी, उसके पास दौलत भी बेशुमार थी, लेकिन वो ऐसी लड़की की तलाश में भटकता रहा जो उसके जज्बात से दिलचस्पी रखती हो, मगर ऐसी कोई लड़की नजर न आई। होटल में इस दौरे ने उसे परेशान कर दिया। उसे उस रात भी नींद में बांसों के जलने की भयानक तड़ाक तड़ाक सुनाई दी और कमरे में धुआं महसूस हुआ। दूसरे रोज वो अपने एक दोस्त माहिर नफ्सियात के पास चला गया और उसे ये कैफियत सुनाई और उसे बताया कि वो बर्मा में जंग के वक्त से जमीर पर एक गुनाह का बोझ लिए फिरता है, और ये बोझ अब चंद बरसों बाद अचानक जहर बनकर उभर आया है। माहिर नफ्सियात ने उसे मशवरा दिया कि दौरे की इस कैफियत से निजात हासिल करने का एक ही जरिया है कि वो बर्मा के उसी गांव में जाकर गुनाह का कफ़ारा अदा करे और ज़मीर के बोझ को वहां फेंक आए। ये इलाज तो इससे पहले रिचर्ड के दिमाग में भी आया था। अब नफ्सियात के डॉक्टर की तायद हासिल हो गई, तो उसने तमाम तर दौलत समेटी, पासपोर्ट बनवाया और बर्मा जा पहुंचा, जहां से वो थांग दू चला गया। और आज आज वो फिर उसी मेहमान खाने में बैठा था, जहां वो 15 बरस पहले मेजर की हैसियत से अपनी लड़ाका गश्ती पार्टी के साथ जापानियों की तलाश में आन बैठा था। उससे वो गुनाह इसी गांव में सरजद हुआ था, जो जलते हुए बांसों और धुएं की सूरत में उसके ज़हन दिल को बरसों डसता रहा था। आज उसे याद आ रहा था कि वो जंग में किस तरह बिलोच रेजिमेंट के पठानों और पटियाला सिख रेजिमेंट की कमांडो सेक्शन के सिखों के साथ यहाँ पहुंचा था। उसने आ ली और जेरे लब कहा, काश मुझे जापानियों की तलाश में यहाँ ना भेजा जाता। मैं महाज पर कहीं लड़ता हुआ मर जाता तो ज्यादा बेहतर होता। वो यहीं तक याद कर पाया था कि वो पठानों और सिखों के साथ यहाँ आया था कि वो उकता कर झोंपड़े से बाहर जा खड़ा हुआ। उसके दिल पर रंजो मलाल का बोझ था। शाम का धुंधलका फैल रहा था। गांव का नंबरदार मांग पे कह गया था कि शाम को आएगा। रिचर्ड सोच रहा था कि मांग पे के अंदाज में दोस्ती नहीं, बेरुखी है। क्या उसे दोस्त बनाया जा सकेगा? अगर मांग पे ने ताउन ना किया तो उसके इरादे मलिया मेट हो जाएंगे, और वो जमीर पर गुनाह का बोझ लिए मायूस और नामुराद लौट जाएगा। रिचर्ड बाहर निकला तो उसे दाएं तरफ एक झोंपड़े के खंडरात नजर आए। बांसों का चबूतरा एक तरफ से बैठा हुआ था और टूटा फूटा झोंपड़ा उसी तरफ झुका हुआ था। शाम के गहरे धुंधलके में उसने देखा कि घास फूस और बांसों के उस खंडर के करीब एक औरत या शायद जवान लड़की घुटनों में सर दिए बैठी थी। बादल घिर कर आ रहे थे और लड़की गिरदो पेश से बेखबर बैठी थी। रिचर्ड उसकी तरफ चलने ही लगा था कि मांग पे आ गया। उसके पीछे पीछे एक औरत हाथ में ट्रे उठाए आ रही थी। रिचर्ड उनके साथ कमरे में चला गया। औरत ने ट्रे बांसों की मेज पर रखी और चली गई। ये रिचर्ड का शाम का खाना था, मुर्गी और चावल। मांग पे भी कोई बात किए बगैर कमरे से निकलने लगा तो रिचर्ड ने कहा, मांग पे, तुम ना जाओ, मुझे तुमसे कुछ बातें करनी है। बैठो, मेरे साथ खाना खा लो। मैं खा चुका हूं, मांग पे ने बेरुखी से जवाब दिया। रिचर्ड उसे बाहर तो रोकना और उसे बताना चाहता था कि वो इंग्लैंड से यहाँ क्यों आया है। उसने मांग पे को विस्की की पेशकश की, जो उसने कबूल कर ली। रिचर्ड ने गिलास में विस्की डालकर उसके आगे रख दी और मांग पे बैठ गया। रिचर्ड उसे सारी आप बीती सुना देना चाहता था, लेकिन मांग पे की खामोशी और उसके ला ताल्लुक से रवैये में कुछ ऐसा तासुर था कि रिचर्ड इसी कदर कह सका, मैं एक मकसद लेकर यहाँ आया हूँ। उसी मकसद के लिए मैंने बर्मी जबान सीखी है। मैं आज बहुत थका हुआ हूँ, तुम्हें कल बताऊंगा कि मेरा मकसद क्या है। मांग पे ने जज्बात से खाली लहजे में कहा, अच्छा। रिचर्ड ने उससे उस लड़की के मुतालिक पूछा जो झोंपड़े के खंडर के पास बैठी थी। मांग पे ने उसे बताया कि वो 30-32 बरस की उम्र की औरत है। उसका दिमाग ठिकाने नहीं, जंग में सभी लोग तबाह बर्बाद हो गए थे। वो 15 बरसों में संभल गए हैं, मगर जंग ने जो अजियत उस औरत को दी है, उससे वो अभी तक नहीं संभल सकी और ना कभी संभल सकेगी। रिचर्ड ने उसे सवालिया निगाहों से देखा तो मांग पे ने कहा, मांग पे, तुम ना जाओ, मुझे तुमसे कुछ बातें करनी है। बैठो, मेरे साथ खाना खा लो। मैं खा चुका हूं, मांग पे ने बेरुखी से जवाब दिया। रिचर्ड उसे बाहर तोड़ रोकना और उसे बताना चाहता था कि वो इंग्लैंड से यहाँ क्यों आया है। उसने मांग पे को विस्की की पेशकश की, जो उसने कबूल कर ली।
اس کی اذیت اس روز شروع ہوئی تھی جس روز یہ گاؤں جلایا گیا تھا اور یہاں کے نمبردار یعنی میرے باپ کو گولی ماری گئی تھی۔ گاؤں کس نے جلایا تھا؟ رچرڈ نے پوچھا۔ ایک انگریز افسر نے، مانگ پے نے کہا۔ اسی نے گاؤں کے نمبردار کو گولی مارنے کا حکم دیا تھا۔ مانگ پے باہر نکل گیا۔ رچرڈ نے باہر جا کر دیکھا مانگ پے اس عورت کو جھونپڑے کے کھنڈر کے قریب سے اٹھا کر اپنے ساتھ لے جا رہا تھا۔ رچرڈ کے سینے میں زہریلا نشتر اتر گیا اور یہ الفاظ زہریلی بھیڑوں کی طرح اس کے گرد بھن بھنانے لگے۔ ایک انگریز افسر نے اس گاؤں کو جلایا تھا اور یہاں کے نمبردار کو گولی مارنے کا حکم دیا تھا۔ وہ کمرے میں جا کر بیٹھ گیا اور اسے 15 برس پہلے کی وہ رات یاد آنے لگی جب وہ اسی کمرے میں بیٹھا تھا۔ پٹھان اور سکھ سپاہی باہر گشت کر رہے تھے اور اس شام اس نے ایک حسین برمی لڑکی کو تاڑ کے درختوں تلے کھڑا دیکھا تھا۔ بے شک بانسوں کے اس جھونپڑے کی رات پرسکون تھی، لیکن وہ جنگ کی ایک ہولناک رات تھی۔ رات کا پچھلا پہر تھا جب جمعدار دوست محمد نے اسے جگا کر چائے دی تھی اور کہا تھا، صاحب آگے چلنے کا وقت ہو گیا ہے، ہمیں اندھیرے میں نکل جانا چاہیے۔ رچرڈ نے سرت سے چائے پی، وردی پہنی اور باہر نکل آیا۔ بلوچ ریجمنٹ اور پٹیالہ سکھ ریجمنٹ کے سپاہی باہر تیار کھڑے تھے۔ ذرا پرے کیپٹن راسن اور گاؤں کا بوڑھا نمبردار دوستانہ طریقے سے ہاتھ میں ہاتھ ڈالے کھڑے ہنس ہنس کر باتیں کر رہے تھے۔ رچرڈ کو یقین سا ہونے لگا کہ کیپٹن راسن برطانوی ہوتے ہوئے بھی برطانیہ کا خیر خواہ نہیں۔ رچرڈ نے جلدی جلدی اپنی چھوٹی سی فورس کو اردو میں ہدایات دی اور انہیں اس طرح آگے بڑھایا کہ پٹھان آگے تھے، سکھ انہیں کور کرنے کے لیے پیچھے، اور پہلوؤں میں وہ خود اپنے لیفٹیننٹ سارجنٹ میجر اور کیپٹن راسن کے ساتھ درمیان میں رہا۔ ساری پارٹی جنگل میں پھیل کر آگے بڑھنے لگی۔ جب رچرڈ گاؤں سے نکل رہا تھا تو اس کے ذہن پر کل شام والی لڑکی سوار تھی اور وہ سوچ رہا تھا کہ وہ جھونپڑا کتنا خوش قسمت ہوگا جس میں اس لڑکی نے رات گزاری ہوگی، اور وہ آدمی کس قدر خوش نصیب جس کی وہ بیوی یا محبوبہ ہوگی۔ اس نے گھوم گھوم کر دیکھا، شاید جانے سے پہلے یا شاید کسی جاپانی کی گولی سے مرنے سے پہلے اسے اس لڑکی کی ایک جھلک نظر آ جائے، لیکن ابھی سحر کا دھندلکا چھٹا نہیں تھا اور لوگ جھونپڑوں میں گہری نیند سو رہے تھے۔ جب صبح کا اجالا نکھر آیا تو رچرڈ کی پارٹی گھنے جنگل میں قدم پھونک پھونک کر رکھتی چلی جا رہی تھی۔ رچرڈ نے آگے آگے جاتے لمبے تڑنگے پٹھانوں پر نگاہ ڈالی، پھر اس نے اپنے دائیں پہلو میں سکھ ریجمنٹ کے حوالدار گور بخش سنگھ کو دیکھا تو اسے جاپانیوں پر رحم آنے لگا۔ اس نے سوچا کہ یہ پٹھان اور یہ سکھ جاپانیوں کو چیر پاڑ دیں گے۔ تھوڑی دیر کے بعد وہ جنگل سے نکل آئے۔ سامنے دھان کے کھیت تھے اور ان کھیتوں میں گھرا ہوا ایک اور گاؤں تھا۔ ابھی سورج نہیں نکلا تھا۔ گاؤں کے باہر اور اندر کوئی انسان نظر نہیں آتا تھا۔ وہ لوگ ابھی سوئے ہوئے تھے۔ رچرڈ نے جمعدار دوست محمد سے کہا کہ وہ اپنے مسلمان سپاہیوں سے گاؤں کو گھیرے میں لے لے اور سکھ مختلف سمتوں سے گاؤں میں داخل ہو کر لوگوں کو جگا لیں اور گاؤں کے بڑے آدمی کو باہر لے آئیں۔ پٹھان گاؤں کو گھیرے میں لینے لگے تو رچرڈ نے سوچا کہ یہ تو وقت ضائع کرنے والی بات ہے۔ اس گاؤں میں جاپانی نہیں پہنچے۔ تھانگ دو کے نمبردار نے یقین دلایا تھا کہ دور دور تک کے علاقے میں کوئی جاپانی نہیں ہے۔ رچرڈ نے اپنے لیفٹیننٹ سے مشورہ کر کے جمعدار دوست محمد سے کہا کہ اس گاؤں کے گھیرے میں لینے کے بجائے 3-3 کی ترتیب میں اکٹھے گاؤں میں داخل ہو جاؤ۔ یہ ہدایت دیتے رچرڈ کو خیال آیا کہ گاؤں کی خاموشی کچھ پر اسرار سی ہے، تاہم اس نے پٹھانوں کو پریڈ کی ترتیب میں گاؤں کی طرف روانہ کر دیا۔ پٹھان گاؤں سے کوئی 50 گز دور ہوں گے کہ ماحول رائفلوں اور مشین گنوں کے بے رحم دھماکوں اور رٹ ٹٹ سے لرز اٹھا۔ یہ فائر گاؤں کے اندر سے اور گاؤں کے پہلو میں ایک بلند جگہ سے جو جھاڑیوں سے ڈھکی ہوئی تھی آ رہا تھا۔ رچرڈ کا جسم سن ہو کر رہ گیا۔ چند سیکنڈ تو وہ کچھ سوچ بھی نہ سکا۔ اس نے دیکھا کہ جو پٹھان 3-3 کی ترتیب میں سینے تان کر گاؤں کی طرف جا رہے تھے، ان میں سے کئی ایک گولیوں کی بوچھاڑ میں گرے اور تڑپ کر ٹھنڈے ہو گئے تھے۔ اتنے میں ایک گولی اس کے اپنے پاؤں کے قریب زمین میں لگی۔ رچرڈ پر دیوانگی طاری ہو گئی۔ وہ جاپانیوں کے آتشی جال میں پھنس چکا تھا۔ اسے اپنی لغزش کا بھی احساس ہوا۔ اس نے پٹھانوں کو اندھا دھند گاؤں کی طرف بھیج دیا تھا۔ جو پٹھان پہلی بوچھاڑ سے بچ گئے تھے، انہوں نے پوزیشنیں لے لیں اور جوابی فائر شروع کر دیا۔ عقب سے سکھوں نے پٹھانوں کے اوپر سے فائرنگ شروع کر دی۔ جاپانیوں کی دو ہی پوزیشنیں تھیں، ایک مکان میں اور ایک باہر بلند جگہ پر۔
جب پٹھانوں نے دیکھا کہ سکھ انہیں نہایت اچھا حفاظتی فائر دے رہے ہیں تو جمعدار دوست محمد نے چلا کر کہا، حوالدار گور بخش سنگھ، فائر ذرا اونچا کرو، ہم چارج کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے جمعدار صاحب، گور بخش سنگھ نے عقب سے پکارا، چارج! جمعدار دوست محمد اور اس کے بچے کچھ پٹھانوں نے جاپانوں کی بلندی والی پوزیشنوں پر سنگینیوں سے ہلہ بول دیا۔ سکھوں نے پٹھانوں کے پہنچنے تک نہایت کارگر فائر کر کے جاپانیوں کو دبائے رکھا۔ جو ہی پٹھان جاپانیوں تک پہنچے، سکھوں نے فائر روک دیا۔ پھر دست بدست جنگ کا گھمسان کا مارکا ہوا۔ پٹھانوں نے اپنی روایات کو زندہ کر دیا۔ سنگین کی لڑائی میں جاپانی بھی خوب ماہر تھے، لیکن پٹھان اپنے پٹھان بھائیوں کے خون کے انتقام میں پاگل ہو گئے تھے۔ انہوں نے اس پوزیشن سے ایک بھی جاپانی کو زندہ بھاگنے نہ دیا۔ گاؤں کے اندر والی پوزیشن پر انگریز لیفٹیننٹ، انگریز سارجنٹ میجر اور سکھوں نے ایسا ہی حملہ کیا اور گرنیڈ پھینک کر اس پوزیشن کو بھی تباہ کر دیا۔ اس میں کم و بیش 20 جاپانی مارے گئے، لیکن ریچرڈ کی پارٹی کا نقصان کچھ کم نہیں تھا۔ 11 پٹھان مارے گئے اور 5 زخمی ہو گئے تھے۔ 2 سکھ ہلاک اور 2 زخمی ہوئے تھے۔ انگریز لیفٹیننٹ دھان کے کھیت پر مرا پڑا تھا۔ گولی اس کے سر کے آر پار ہو گئی تھی۔ سارجنٹ میجر گاؤں کے اندر اوندھے منہ پڑا تھا۔ اس کے منہ سے خون نکل رہا تھا۔ ریچرڈ نے اسے اٹھانے کی کوشش کی، مگر وہ بھی مر گیا۔ ریچرڈ پٹھانوں کی طرف بھاگا۔ جمعدار دوست محمد کے ایک گال سے خون بہہ رہا تھا۔ اس نے قہر آلود لہجے میں ریچرڈ سے کہا، میجر صاحب، دشمن ہمارے انتظار میں بیٹھا تھا۔ اسے معلوم تھا کہ ہم آ رہے ہیں۔ تھانگ دو کے نمبردار کو بھی معلوم تھا۔ یہ اس کی چال تھی۔ یہ گھات تھانگ دو کے نمبردار نے لگوائی ہے۔ رچرڈ نے بلا تامل اس کی بات مان لی، اور جب اس نے 11 پٹھانوں، 2 سکھوں اور 2 انگریزوں کی لاشوں کو دیکھا تو غصے سے اس کے منہ سے جھاگ پھوٹنے لگی۔ اسے ان جوانوں پر بہت ناز تھا۔ اسے اپنے ہم وطن افسروں پر اتنا بھروسہ نہیں تھا جتنا پٹھانوں پر تھا۔ جمعدار صاحب، اس نے عتاب آلود آواز میں جمعدار دوست محمد سے کہا، جس قدر جلدی ہو سکے تھانگ دو پہنچو اور نمبردار کو زندہ پکڑ لو اور گاؤں والوں سے کہو کہ جو کوئی گاؤں سے باہر نکلا اسے گولی مار دی جائے گی۔ رچرڈ نے چند ایک سپاہیوں کو زخمیوں کی مرہم پٹی اور لاشوں کو دفن کرنے کے لیے اپنے ساتھ رکھا اور باقی سب کو جمعدار دوست محمد کے ساتھ بھیج دیا۔ دوست محمد کے جانے کے بعد اس نے گاؤں کے تمام گھروں کی تلاشی لی تو اسے پتا چلا کہ گاؤں میں جاپانیوں کے سوا اور کوئی آدمی نہیں تھا، نہ کوئی عورت، نہ کوئی بچہ۔ جاپانیوں نے گاؤں والوں کو گاؤں سے نکال دیا تھا۔ کیپٹن راسن بھی جمعدار دوست محمد کے ساتھ چلا گیا تھا۔ رچرڈ نے اسے سختی سے کہا تھا کہ وہ جمعدار دوست محمد کے کام میں دخل نہ دے۔ 3 گھنٹے کے بعد رچرڈ بھی تھانگ دو پہنچ گیا۔ ایک پٹھان سپاہی اسے نمبردار کے گھر لے گیا۔ دوست محمد، کیپٹن راسن اور گور بخش سنگھ چارپائیوں پر بیٹھے ہوئے تھے اور نمبردار ایک کونے میں بیٹھا ہوا تھا۔ اس کے ہاتھ پیٹھ پیچھے بندھے ہوئے تھے۔ رچرڈ کو دیکھتے ہی اس نے برمی زبان میں غصے سے بولنا شروع کر دیا۔ میجر رچرڈ، کیپٹن راسن بولا، اس بوڑھے کے ہاتھ کھول دو، یہ سلوک اچھا نہیں ہے۔ میں 15 لاشیں دفن کر کے آیا ہوں۔ رچرڈ نے غصے پر قابو پا کر جواب دیا، راسن، میں جو کہتا ہوں وہ اس سے پوچھو۔ بوڑھے سے کہا گیا کہ اسے معلوم تھا کہ اس گاؤں میں جاپانی موجود ہیں اور اس نے جاپانیوں کو پہلے سے خبردار کر دیا تھا۔ بوڑھے نے اس الزام کی تردید کی تو جمعدار دوست محمد نے گرج کر کہا، جھوٹ بکتا ہے، اسے معلوم تھا۔ کیپٹن راسن نے رچرڈ سے کہا کہ تم لوگوں کے پاس اس بوڑھے کے خلاف کوئی ثبوت نہیں ہے۔ رچرڈ نے سنی انسنی کر کے حکم دیا، گاؤں کے تمام آدمیوں کو باہر بلاؤ اور اس بوڑھے کو بھی باہر لے آؤ۔ حوالدار گور بخش سنگھ نے بوڑھے کو مردار کی طرح گھسیٹ لیا، پھر اسے ٹھڈ مار کر اٹھایا۔ رچرڈ کے دل میں بوڑھے کے لیے رحم کا ذرہ بھی نہ تھا۔ کیپٹن راسن نے بوڑھے کی وکالت میں کچھ کہا، میرے 11 پٹھان، 2 سکھ اور 2 انگریز مارے گئے ہیں، رچرڈ نے قہر بھری آواز میں کہا۔ باہر گاؤں کے لوگ جمع ہو چکے تھے۔ بوڑھے کو سامنے کھڑا کر کے رچرڈ نے راسن سے کہا کہ انہیں بتاؤ کہ اس بوڑھے کا کیا قصور ہے، اور انہیں کہو کہ گاؤں کے ہر ایک آدمی کو گولی ماری جائے گی اور سارا گاؤں جلا دیا جائے گا، لیکن میں تم پر رحم کرتا ہوں اور تم لوگوں کو عبرت دلانے کے لیے میں تھوڑے سے جھونپڑے جلاؤں گا اور صرف اس بوڑھے کو گولی ماروں گا۔ جب گاؤں والوں نے کیپٹن راسن کی زبان سے یہ سزا سنی تو ان پر سناٹا طاری ہو گیا۔ راسن نے رچرڈ کو اس ظلم سے باز رکھنے کی کوشش کی، لیکن رچرڈ نے جمعدار دوست محمد سے کہا، جمعدار صاحب، اپنے ساتھ 5 سپاہی لے لو
اور پرے जाकर इस नंबरदार को गोली मार दो, इसकी लाश वहीं पड़ी रहने देना। जमादार दोस्त मोहम्मद ने 5 सिपाही चुन लिए और नंबरदार को घसीटते और धकेलते हुए परे ले गए। एक बार रिचर्ड को नंबरदार की आवाज सुनाई दी, जैसे बकरे को ज़िबा किया जा रहा हो। रिचर्ड के दिल पर पल भर के लिए खौफ तारी हो गया और उसने चाहा कि बूढ़े को बख्श दे। उसका ज़मीर जाग उठा था, वो शायद उसे बख्श ही देता। मगर कैप्टन रासन बोल पड़ा, रिचर्ड, मैं तुम्हें आखिरी बार कहता हूं कि इंसानियत का एहतराम करो और पागल ना बनो। रिचर्ड को रासन से चिढ़ थी। उसके दिल में रहम का जो झोंका आया था वो निकल गया। रासन ने कह दिया, तुम हिटलर हो। एन उसी वक्त जरा परे झाड़ियों की ओर से 5 राइफलों का एक धमाका सुनाई दिया। नंबरदार को एक नहीं बैक वक्त 5 गोलियां मार दी गई थीं। रिचर्ड, कैप्टन रासन ने कहा, तुम मुजरिम हो, शायद तुम्हें अपने जुर्म का एहसास भी होगा। रिचर्ड को आज 15 बरस बाद याद आ रहा था कि कैप्टन रासन ने ठीक कहा था कि मैं मुजरिम था, लेकिन अपने जुर्म का एहसास देर के बाद हुआ। मगर उस रोज वो गुस्से से दीवाना हुआ जा रहा था। उसने ना सिर्फ बूढ़े नंबरदार को गोली मरवा दी, बल्कि सिपाहियों से कहा था कि सामने के झोंपड़ों की सारी कतार को जला दो। रिचर्ड, कैप्टन रासन ने उसे फिर कहा, तुम इसी जुल्म तशद्दुद के खिलाफ लड़ रहे हो जिसके मुर्तकिब तुम खुद हो रहे हो। खुदा के लिए खामोश रहो रासन, रिचर्ड ने कहा। तुम एक जुर्म कर चुके हो, अब एक और ना करो। रासन ने उसका एक बाजू थाम कर कहा, इन लोगों के घर ना जलाओ, यही इनकी सारी कायनात है। इन गरीबों ने पेट पर पत्थर रख कर ये झोंपड़े खड़े किए हैं। इससे बेहतर है कि इन सब को गोली मार दो, इनके घर ना जलाओ। इन झोंपड़ों में इनका खून पसीना लगा हुआ है। इनके बच्चे बारिश में पड़े ठिठर ठिठर कर मर जाएंगे। रिचर्ड खामोशी से सुनता रहा, मगर उस पर कोई असर नहीं हुआ। रासन ने कहा, तुम मुजरिम हो और तुम गद्दार हो। रिचर्ड भड़क उठा और बोला, तुम्हें जर्रा भर एहसास नहीं कि मेरे 11 पठान और 2 सिख सिपाही हलाक हो गए हैं। अगर तुम्हें उन सिपाहियों का ख्याल नहीं तो उन 2 अंग्रेजों के मुतल्लिक ही सोचो जो इन बर्मियों की चालबाजी की नजर हो गए हैं। अगर अब तुमने मेरी राह में आने की कोशिश की तो मैं तुम्हें गिरफ्तार करके हेडक्वार्टर में कोर्ट मार्शल के लिए भेज दूंगा। रिचर्ड ने अपने सिपाहियों से मुखातिब होकर कहा, सामने के झोंपड़े जला दो। और जरा देर के बाद सामने के 3 झोंपड़ों से बेरहम शोले उठने लगे। जलते हुए बांस मशीन गन की तरह तड़ाक तड़ाक करने लगे और माहौल में धुआं फैलने लगा। आज 15 बरस बाद रिचर्ड को इसी गांव के मेहमान खाने में बैठे वो आग याद आ रही थी। ये वही आग थी जो इंग्लैंड में उसके लिए आसेबी दौरा बन गई थी। वो इससे आगे कुछ भी याद नहीं करना चाहता था। वो अब उन यादों से पनाह ढूंढ रहा था। उसकी आंख लग गई, वो बेचैनी से सोया और सुबह हो गई। उसने खिड़की खोलकर बाहर देखा। दरख्त सावन की ओस से लदे हुए थे और ओस के कतरे पत्तों से टपक रहे थे। रिचर्ड को यूं लगा जैसे पेड़ रो रहे हों। उसका दिल उदासियों में डूबता चला गया। अगर मांग पे ना आ जाता तो वो रंजो अलम से शायद कभी ना उभर सकता। मांग पे ने रस्मी से लहजे में उसे सलाम किया और पूछा कि रात उसे कोई तकलीफ तो नहीं हुई। रिचर्ड उसके लहजे को खूब समझता था। वो देख रहा था कि मांग पे उसके जवाब का इंतजार किए बगैर बाहर को चल पड़ा था। मत जाओ मांग पे, रिचर्ड ने बेताब होकर कहा। मैं तुम्हें बताना चाहता हूं कि मैं यहाँ क्यों आया हूं। मांग पे रुक गया। तुम्हें शायद मालूम होगा कि मैं यहाँ सैरो सियाहत के लिए नहीं आया, रिचर्ड ने कहना शुरू किया। मैं इस गांव को माली इमदाद देने आया हूँ। मांग पे ने चौंक कर रिचर्ड की तरफ देखा। उसके चेहरे का तासुर बदल गया। रिचर्ड ने कहा, तुमने बताया था ना कि एक अंग्रेज अफसर ने इस गांव को जलाया और नंबरदार को गोली मरवा दी थी। वो मेरा दोस्त था, वो मर गया है। रिचर्ड ये झूठ बोलकर अंदर ही अंदर कांप उठा, लेकिन संभल गया और कहने लगा, मरने से पहले उसने मुझे थांग दू के मुतल्लिक सब कुछ बता दिया था। उसने फौज से फारिग होकर बहुत दौलत कमाई थी। उसने आपको क्या बताया था? मांग पे ने पूछा। मुख्तसर ये कि मेरा दोस्त जंग के दौरान यहाँ एक गश्ती पार्टी लेकर आया था। तुम्हारे गांव के नंबरदार ने उसे यकीन दिलाया था कि इस इलाके में जापानी नहीं है। लेकिन अगले गांव में जापानी फौज मौजूद थी जिसने मेरे दोस्त के 15 आदमी हलाक कर दिए। हालात ऐसे थे कि मेरे दोस्त ने गुस्से में आकर तुम्हारे गांव के नंबरदार को, जो तुम्हारा बाप था, गोली मरवा दी और गांव के चंद एक झोंपड़े भी जला डाले थे। मांग पे, तुम शायद नहीं जानते कि जंग में इंसान पागल हो जाता है और वो कुछ ऐसी हरकतें कर बैठता है जिन पर वो जंग के बाद पछताता है।
हो सकता है नंबरदार का भी इसमें हाथ हो। मांग पे ने रिचर्ड को गहरी नजरों से देखते हुए कहा, लेकिन उसे बगैर किसी सबूत के मरवा देना अच्छा फेल नहीं था। मेरे दोस्त ने उसे अच्छा फेल इसलिए समझा था कि नंबरदार ने उसे दुश्मन से मरवाया था, रिचर्ड ने कहा। कौन सा दुश्मन? मांग पे ने हैरत जदा सा होकर रिचर्ड से पूछा। जापानी। जापानी तुम्हारे दुश्मन थे, रिचर्ड ने कहा, और अंग्रेज तुम्हारे दोस्त थे क्योंकि वो तुम्हारे मुल्क को जापानियों से बचाने के लिए लड़े थे। नहीं, मांग पे ने कहा, दोनों हमारे दुश्मन थे। जापान ने इसलिए बर्मा पर हमला किया था कि इस मुल्क पर कब्जा कर ले, और अंग्रेज इसलिए लड़े थे कि इस मुल्क को अपने कब्जे में रखें। हमारे लिए दोनों दुश्मन थे। हमें जापानियों ने भी अजियतें दे देकर अंग्रेजों के मुतल्लिक मालूमात हासिल की, और अंग्रेजों ने भी हमारी बस्तियां जलाकर हमसे जापानियों के मुतल्लिक पूछा। मांग पे ने लंबी आह ली और कहा, यहां से 10 मील दूर एक गांव में जापानी आए और नंबरदार का पेट चाक करके सारे गांव को जला गए, क्योंकि नंबरदार ने कहा था कि उसे अंग्रेजों की फौज के मुतल्लिक कुछ इल्म नहीं। चंद दिनों बाद तुम्हारा दोस्त आया और हमारे नंबरदार को कत्ल करवा कर हमारी बस्ती को जला गया। रिचर्ड के माथे पर पसीने के कतरे फूटने लगे। उसके पास मांग पे की बात का कोई जवाब नहीं था। उसने मौजू बदल डाला और पूछा, वो औरत कहाँ है जो रात इस झोंपड़े के करीब बैठी थी? यही है, मांग पे ने जवाब दिया। उसे किसी तरह मसरूफ करने के लिए मैंने उसे कहा है कि वो आपको दोपहर का खाना दे जाए। रिचर्ड फिर अपने असली मौजू पर आ गया और कहने लगा, मेरा दोस्त मर गया है। मरते वक्त उसने अपनी तमाम दौलत मुझे दे दी थी और कहा था कि मैं बर्मा के इस गांव थांगदू जाकर ये दौलत यहाँ के लोगों और गांव की तरक्की के लिए सर्फ कर दूं। मैं चाहता हूं कि मांग पे तुम मेरे साथ ताउन करो और बताओ कि यह रकम यहाँ किस तरह खर्च करूं। शाम तक मुझे सोच कर जवाब देना। मांग पे उठ खड़ा हुआ और ऐसे लहजे में कहा, अच्छा, जैसे उसे रिचर्ड की बात से कोई दिलचस्पी ही नहीं थी। उसने कहा, दोपहर का खाना वो दे जाएगी, शाम का खाना भी वही लाएगी, मैं उसके साथ आ जाऊंगा। उसका नाम क्या है? रिचर्ड ने पूछा। मीजिन, मांग पे ने जवाब दिया और बाहर निकल गया। रिचर्ड को अब सारा दिन कैदे तन्हाई में गुजारना था। गांव का कोई आदमी उसके करीब नहीं आता था, ना कोई उसकी तरफ ध्यान देता था। वक्त गुजारने के लिए वो इस इरादे से बाहर निकला कि दरिया तक घूम आएगा। उसे झोंपड़े के खंडर के पास वही औरत बैठी नजर आई। वो चेहरा घुटनों और बाजुओं में दिए बेहिस बैठी थी, जैसे कोई बुत रखा हुआ हो। सावन की बूंदाबांदी शुरू हो गई थी, लेकिन उस औरत के जिस्म ने हल्की सी भी जुम्बिश ना की। रिचर्ड खरामा खरामा चलता उसके पीछे जा खड़ा हुआ। औरत के भूरे मलाइम बाल उसके गुलाबी गुलाबी कंधों पर बिखरे हुए थे। वो औरत नहीं, नौजवान लड़की दिखाई दे रही थी। रिचर्ड उसे कमरे में ले जाकर अपनी पनाह में ले लेने को बेताब होने लगा। रिचर्ड ने आहिस्ता से पुकारा, मीजिन। गोश्त पोस्त का बुत साकिन रहा। रिचर्ड ने उस पर झुककर जरा बुलंद आवाज से पुकारा, मीजिन। लड़की का जिस्म कांपा और उसने निहायत आहिस्ता आहिस्ता गर्दन को घुमाया। रिचर्ड उसके चेहरे को अच्छी तरह देखने के लिए आगे हुआ। एक तीर उसके दिल से पार हो गया और उसके मुंह से निकल गया, ओ मेरे खुदा! औरत को उसने पहचान लिया था। ये वही हसीन और दिलकश लड़की थी जिसे उसने 15 बरस गुजरे जंग के जमाने में ताड़ के दरख्तों तले खड़े देखा था। उसका चेहरा एक तरफ से झुलसा हुआ था। रिचर्ड ने उसे चेहरे की दूसरी तरफ से पहचाना था, जो सही और सलामत था। उसकी पलकों तले जो जादू भरी आंखें थीं, वो गायब थीं। वो अंधी थी। रिचर्ड ने अपने दोनों हाथ अपनी आंखों पर रख लिए और उसके होंठों से सिसकियां फिर हिचकियां निकलने लगीं। वो तेजी से घूमा और जल्दी से अपने मेहमान खाने में आ गया। उसका दिल खौफ की बेरहम गिरफ्त में जकड़ा गया। जहन के किसी कोने से दुख दर्द की घटा उठी और उसकी दाखिली दुनिया पर छा गई। वो चारपाई पर गिरा और घास फूस की छत को घूरने लगा। गम से बोझल जहन पर फिर माजी की तलखियों में जा पहुंचा। उसे याद आने लगा कि 15 बरस पहले जब उसने नंबरदार को गोली मरवा कर सिर्फ 3-4 झोंपड़ों को आग लगाने का हुक्म दिया था, तो फौरन झोंपड़ों से शोले उठने लगे थे। जाने किसने कहा था कि झोंपड़ों के अंदर बच्चे जिंदा जल रहे होंगे। लेकिन रिचर्ड को इंतकाम ने पागल कर रखा था। उसे किसी पर रहम नहीं आ रहा था। गांव के लोग धाड़े मार मार कर रो रहे थे। शोले बुलंद हुए तो हवा तेज हो गई, जो शोलों को उन झोपड़ों तक भी ले गई थी जिन्हें रिचर्ड ने जलाने का हुक्म नहीं दिया था। जलते बांसों की तड़ाक तड़ाक से कान फट रहे थे।
یہ آوازیں ہولناک تھیں۔ ان میں ایک جھونپڑا دوسروں سے زیادہ خوبصورت اور مضبوط تھا۔ اس کی بانسوں کی بنی ہوئی دیواروں کا کاریگری دلکش نمونہ تھی۔ بانسوں کے چبوترے کے نیچے موٹے بانسوں کے ستون بھی خوبصورت تھے، اور چبوترے کے ساتھ نئی سیڑھی لگی ہوئی تھی۔ جب آگ اس جھونپڑے تک پہنچی تو گاؤں والوں کے روتے ہوئے ہجوم میں سے ایک گڑیا سی لڑکی جھونپڑے کی طرف بھاگی۔ وہ چیخ رہی تھی۔ وہ سیڑھیوں پر جا چڑھی۔ جھونپڑا جل رہا تھا۔ دو جوان سال آدمی بھاگتے پہنچے اور لڑکی کو پکڑ لیا، لیکن لڑکی سیڑھیاں چڑھ کر شعلوں کے قریب پہنچ چکی تھی۔ وہ چیخ چیخ کر رو رہی تھی۔ رچرڈ نے دیکھا یہ وہی لڑکی تھی جسے اس نے تاڑ کے درختوں تلے کھڑے دیکھا تھا۔ دو طاقتور آدمی اسے پوری طاقت سے پیچھے کھینچ رہے تھے، لیکن لڑکی نے چبوترے کے بانسوں کے جنگلی کو مضبوطی سے پکڑ لیا تھا۔ رچرڈ نے بے اختیار چاہا کہ اپنے سپاہیوں کو کہے کہ تینوں کو اٹھا لائیں ورنہ وہ جھلس جائیں گے، مگر جھونپڑا اچانک آتش فشاں پہاڑ کی طرح پھٹ پڑا۔ ایسا دھماکہ ہوا کہ دل دہل گئے۔ جھونپڑا ایک طرف سے جھکا اور چبوترا بیٹھنے لگا۔ وہ لڑکی اور اسے بچانے والے گرے ہوئے چبوترے پر گرے اور شعلوں میں روپوش ہو گئے۔ رچرڈ کے دل سے ہوک اٹھی اور اس نے اپنے آپ سے کہا تھا، میں نے انسانوں کو جلانے کا حکم نہیں دیا تھا، مگر تین انسان شعلوں کی لپیٹ میں آ گئے تھے۔ اب خوش ہو رچرڈ؟ کیپٹن راسر نے قہر آلود آواز میں رچرڈ سے کہا۔ رچرڈ اس کی نظروں کا سامنا نہ کر سکا۔ وہ اپنے سپاہیوں کو ساتھ لیے ڈویژن ہیڈ کوارٹر کی سمت چل پڑا۔ اس کے رگو ریشے میں زہر سا سرائیت کرتا چلا جا رہا تھا۔ اس نے دور آ کر گھوم کر دیکھا، گاؤں جل رہا تھا۔ اسے یاد آیا کہ وہ 11 پٹھانوں، 2 سکھوں اور 2 انگریزوں کی لاشوں کو یہاں چھوڑے جا رہا ہے۔ اس سے اسے کچھ تسکین ہوئی، کیونکہ اس نے انتقام لیا تھا۔ وہ 3 روز کے بعد دشوار گزار مسافت طے کر کے ڈویژن ہیڈ کوارٹر پہنچا اور تمام تر رپورٹ دے کر گہری نیند سو جانے کے لیے اپنی کشادہ مورچے میں لیٹ گیا، مگر نیند میں اسے جلتے ہوئے بانسوں کی تڑاق تڑاق سنائی دیتی رہی اور وہ کئی بار ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھا۔ اس سے آگے اسے کچھ یاد کرنے کی ہمت نہ ہوئی۔ یادیں بہت تلخ تھیں۔ اسے آج 15 برس کے بعد لڑکی کا وہ چہرہ یاد آ رہا تھا جس نے اس پر سحر طاری کر دیا تھا، اور اس کا آج کا چہرہ جیسے کوئی بدرو گاؤں میں آن بیٹھی ہو۔ رچرڈ چارپائی سے اٹھا اور کمرے میں ٹہلنے لگا اور سوچنے لگا کہ یہ عورت تو شعلوں کی لپیٹ میں آ گئی تھی، بچ کیسے گئی تھی؟ اور وہ 2 آدمی تو ضرور جل گئے ہوں گے جو اسے وہاں سے ہٹانے گئے تھے۔ دوپہر کے کھانے کا وقت ہو گیا۔ یہی عورت جس کا نام میزن تھا، ہاتھ میں ٹرے اٹھائے کمرے میں داخل ہوئی، اور اندھی ہونے کے باوجود جچے تلے قدم اٹھاتی کمرے کے وسط تک آئی، کھانا نیچے رکھا اور پیشتر اس کے کہ رچرڈ اسے ذرا سی دیر کے لیے روک کر چند باتیں کرتا، وہ کمرے سے نکل گئی۔ رچرڈ کو ایسے محسوس ہوا جیسے میزن نے اس کے آگے کھانا اس طرح رکھا ہو جس طرح کتے کے آگے پھینکا جاتا ہے۔ رچرڈ نے عہد کر لیا کہ وہ سب سے پہلے اس لڑکی کو ذہنی اذیت سے نجات دلائے گا۔ کھانے سے فارغ ہو کر رچرڈ باہر نکل گیا۔ گاؤں کے لوگ کھیتوں میں کام کر رہے تھے۔ وہ ان کے قریب سے گزرا تو کسی نے اس کی طرف توجہ نہ دی۔ اسے یاد تھا کہ انگریز کو دیکھ کر برمی لوگ اس کی راہ میں آن کھڑے ہوتے تھے، مگر اب وہ اسے دیکھ کر نفرت سے منہ پھیر رہے تھے۔ اس کے باوجود اس نے اس عزم کو اور پختہ کر دیا کہ وہ ان لوگوں کی کایا پلٹ دے گا۔ اس نے دیکھا کہ جلے ہوئے جھونپڑوں کی جگہ جو نئے جھونپڑے کھڑے کیے گئے تھے وہ بھدے اور کمزور تھے۔ رچرڈ نے سوچا کہ وہ تمام جھونپڑوں کو گرا کر بانسوں اور آبنوس کی لکڑی کے نئے مکان بنوائے گا، جن میں الگ الگ کمرے ہوں گے، اور پھر انہیں مشینی کھیتی باڑی کا سامان منگوا دے گا اور انہیں غلے کی تجارت کرنے کا ڈھنگ سکھائے گا۔ اس کے پاس بے شمار دولت تھی جو وہ اسی مقصد کے لیے ساتھ لایا تھا۔ وہ گناہ کا کفارہ ادا کرنا چاہتا تھا۔ وہ گاؤں کی فلاح و بہبود کے منصوبے بناتا جانے کہاں کہاں گھومتا رہا۔ جب مہمان خانے میں آیا تو شام کا دھندلکا گہرا ہو رہا تھا۔ دیکھا کہ کمرے میں چاول اور مرغی کی پلیٹیں پڑی تھیں۔ وہ کھانا کھا رہا تھا کہ مانگ پہ آ گیا۔ رچرڈ اس سے پوچھ نہیں سکتا تھا کہ یہ عورت تو جل گئی تھی، بچ کیسے گئی؟ اس نے سوچا کہ اس کے منصوبے عملی شکل اختیار کر لیں تو وہ مانگ پے کو بتا دے گا کہ اس گاؤں کو جلانے والا وہی تھا۔ اس نے مانگ پے سے پوچھا کہ اس عورت کو کیا ہوا تھا، اس کا چہرہ جھلسا ہوا ہے۔ مانگ پے نے کہا کہ یہ اسی آگ میں جھلس گئی تھی جو اس انگریز کے حکم سے لگائی گئی تھی۔ یہ اس وقت کم سن لڑکی تھی جب گاؤں کو آگ لگائی گئی تھی۔
मांगपे ने कहा, दूसरे रोज उसकी शादी होने वाली थी। जिस झोंपड़े में वो जली थी, वो उसे माँ बाप ने जहेज के तौर पर बना कर दिया था। उसके अंदर जरूरत की हर चीज रखी थी। दूसरे रोज उसे अपने खामिन के साथ उस झोंपड़े में आबाद होना था। वो झोंपड़ा उसका हसीन ख्वाब था, जिसे एक अंग्रेज अफसर ने जला डाला, और वो ना सिर्फ अंधी हो गई, बल्कि उसका दिमाग माउफ हो गया। उसके सुहाग का आशियां जल रहा था। वो उसे बचाने को या शायद उसके साथ ही जल मरने को भागी, तो उसका होने वाला खामिन और उसका भाई उसे बचाने को उसके पीछे दौड़े। आखिर हुआ ये कि वो दोनों जल कर मर गए, और ये लड़की न जाने कैसे बच गई। उस रोज से उसके रिश्तेदार उसे 2 वक्त का खाना दे दिया करते हैं, लेकिन उसे रात को अपने घर में दाखिल नहीं होने देते। गांव वाले उसे बदरू समझते हैं। मैं उसे अपने घर ले जाता हूं और वो कोने में दुबक कर रात गुजार लेती है। रिचर्ड के दिल में दर्द की टीस उठी और उसका सर झुक गया। जरा देर के बाद उसने सर उठाकर कहा, सारा गांव जल गया था। जहां यह गांव हुआ करता था, वहां सिर्फ राख रह गई थी, मांग पे ने कहा। फिर राख को बारिशें बहा कर ले गई थी। फिर यहाँ नए झोंपड़े खड़े किए गए। ये झोंपड़े बहुत कमजोर और भद्दे हैं, रिचर्ड ने कहा। मैं तुम लोगों को लकड़ी और बांसों के मकान बनवा दूंगा और गांव को निहायत खूबसूरत शक्ल दूंगा। मेरे दोस्त ने इस काम के लिए मुझे बहुत दौलत दी है। नहीं, ऐसा नहीं होगा, मांग पे ने कहा। थांग दू के लोग अब अच्छे झोंपड़े नहीं बनाएंगे। ये लोग डरते हैं कि कल तबाही आई थी, कल फिर आ सकती है। हम लोग अब सिर्फ जी रहे हैं और खेतों से इतना ही अनाज उगाते हैं जिससे हमारे पेट भर जाए। जिस तरह ये लड़की आंखें खो बैठी है, इसी तरह हम अच्छी जिंदगी बसर करने की उमंग खो बैठे हैं। रिचर्ड ने उसे कायल करने की कोशिश की कि वो गांव का नंबरदार है और वो उसकी पेशकश को कबूल कर ले। उसने मांग पे से यह भी कहा, मैं जानता हूं कि तुम एक अंग्रेज की पेशकश को कबूल करने से गुरेज कर रहे हो, क्योंकि तुम्हें उससे नफरत है। कुछ भी समझ लो, मांग पे ने कहा। अब 1000 खजाने हमें दे दो। जो मर गए हैं वो लौट के नहीं आ सकेंगे, और थांगदू का जला हुआ सीना इंग्लैंड की दौलत से कभी ठंडा ना होगा। मांग पे, रिचर्ड ने दो टोक लहजे में कहा, मैं जिस काम के लिए यहाँ आया हूँ वो काम होकर रहेगा। मैं तमाम उम्र यहीं रहूंगा और तमाम लोगों पर जरो दौलत कुर्बान करता रहूंगा। सबसे पहले इस अंधी लड़की को पनाह में लेने का बंदोबस्त करूंगा। मांगपे ने कोई जवाब न दिया। वो उठकर चलने लगा तो रिचर्ड ने उससे हाथ मिलाने के लिए हाथ बढ़ाया, मगर मांगपे ने हाथ की तरफ देखना भी गवारा न किया और बाहर निकल गया। रिचर्ड को धचका सा लगा, लेकिन उसने बेरुखी को भी कबूल कर लिया। उसका अज़म पुख्ता था। मांगपे के जाने के बाद उसे गुजरे हुए 15 बरसों का सिर्फ एक खुशगवार वाकया याद आया। ये 2 ही महीने पहले का वाकया था। वो जिस बहरी जहाज में बर्मा के लिए इंग्लैंड से रवाना हुआ था, उसकी फर्स्ट क्लास में बहुत से मुसाफिर थे। उनमें एक जवां साल लड़की कैरोलिन थी, जिसकी रंगत यूरोपीय बाशिंदों की तरह सफेद नहीं, बल्कि सफेदी माइल सांवली थी। रिचर्ड उसके साथ बेतकल्लुफ हो गया। वो शादी के फौरन बाद बेवा हो गई थी और अब एक मिशन के साथ हिंदुस्तान जा रही थी। दोनों की बेतकल्लुफी मोहब्बत की हदों को छूने लगी। रिचर्ड ने कैरोलिन को थांगदू के मुतल्लिक सारी बात कह सुनाई और उसे बताया कि वो अब अपने गुनाह का कफारा अदा करने जा रहा है। उसने कैरोलिन से कहा कि वो उसके साथ बर्मा चली चले और वो शादी कर लेंगे। कैरोलिन ने उसे कहा कि वो उससे शादी जरूर कर लेगी, लेकिन हिंदुस्तान के मिशन से दस्तबरदार नहीं होगी। ये पहली लड़की थी जो रिचर्ड के म्यार पर पूरी उतरी। मुंबई तक का कई दिन का सफर रोमानों में गुजर गया और मुंबई की बंदरगाह आ गई। दोनों बोझल दिल से जुदा हुए और इस वादे ने दोनों के दिलों को सहारा दिया कि वो जल्द मिलेंगे और शादी कर लेंगे। मगर आज रात जब रिचर्ड थांगदू के मेहमान खाने में तनहा लेटा इस गांव की बहबूद और बेहतरी के मुतल्लिक सोच रहा था, तो उसने उस अंधी लड़की के मुतल्लिक सोचना शुरू कर दिया। वो चारपाई से उठ बैठा और फैसला कर लिया कि वो उस अंधी लड़की के साथ शादी कर लेगा। इस इरादे ने उसके ज़मीर से कांटा निकाल फेंका और वो निहायत इत्मीनान से लेट गया। सुबह के वक्त वो हशाश बशाश बाहर निकला। वो गांव से दूर निकल गया। जब वो वापस आ रहा था, तो उसे गांव से बाहर अंधी लड़की आती नजर आई। रिचर्ड ने सोचा कि उससे बात करने का ये अच्छा मौका है। वो उसके करीब पहुंचा और उसे रोक लिया। उसके जले हुए चेहरे को देखकर रिचर्ड को उसका 15 बरस पहले का दिलकश चेहरा याद आ गया, जिसने उसकी जात में जलजले बर्पा कर दिए थे। मीजिन, रिचर्ड ने कहा,
मुझे अजनबी ना समझो, मैं अब तुम्हारे गांव का एक फर्द हूं और तुम्हारी मदद को आया हूं। अंधी लड़की का जिस्म थर थर कांपा, उसके मुंह से दिलदोज चीख निकली और वो दरिया की तरफ भाग उठी। वो अंधाधुंध दौड़ती गई और रिचर्ड बेबसी के आलम में अपने झोंपड़े में आ गया। बहुत देर गुजर गई, मांग पे आ गया। आओ मांग पे, रिचर्ड ने उसे कहा, मुझे तुमसे बहुत सी बातें करनी है। मीज इनके आने तक बैठो, वो खाना लेकर आएगी। वो अब नहीं आएगी, मांग पे ने दुख ज़दा लहजे में कहा। क्यों? वो मर गई है। मर गई है? रिचर्ड ने घबरा कर पूछा, कैसे? उसे क्या हुआ? वो दरिया में डूब मरी है, मांग पे ने कहा। मैं उधर से आ रहा था और उसे भागते हुए देख रहा था। मैं भी उसके पीछे गया, उसने सैलाबी दरिया में छलांग लगा दी और मेरे सामने डूब गई है। मैं उसे बचा सकता था लेकिन नहीं बचाया। अजियत से नजात पाने का यही एक जरिया था जो उसने इख्तियार किया। मैं खुश हूं, आज सारा गांव खुश होगा। तुमने उसे डूबने दिया? रिचर्ड ने गुस्से से कहा। तुम उसके कातिल हो, तुम उसे बचा सकते थे। एक कातिल किसी दूसरे इंसान को कातिल नहीं कह सकता, मांग पे ने कहर आलूद आवाज में कहा। सुनो अंग्रेज अफसर, उसके कातिल तुम हो। इस गांव को तुमने जलाया था, नंबरदार को तुमने गोली मरवाई थी और यहाँ के इंसानों को तुमने जिंदा जलाया था। रिचर्ड पर सख्ता तारी हो गया, हलक यक बारगी खुश्क हो गया। मांग पे कह रहा था, तुम जिस वक्त गांव में दाखिल हुए थे मैंने उसी वक्त तुम्हें पहचान लिया था। तुमने झूठ कहा था कि वो तुम्हारा दोस्त था जिसने गांव जलाया और नंबरदार को कत्ल करवाया था। मैंने गांव के बच्चे बच्चे को बता दिया था कि ये है वो अंग्रेज जिसने 15 बरस गुजरे इस गांव को आग लगाई थी और मेरे नंबरदार बाप को गोलियों से मरवाया था। मांग पे ने गुस्से और नफरत से कहा, उस अंधी लड़की ने भी तुम्हें पहचान लिया था। वो देख नहीं सकती थी लेकिन उसने तुम्हारी आवाज पहचान ली थी और उसने तुम्हारी बू सूंघ ली थी। तुम्हारी आवाज और तुम्हारी बू ने उसके सीने के जख्म फिर हरे भरे कर दिए और वो डूब मरी। वो मुझे सब कुछ बता कर मरी है। वो मेरे पास रुकी थी और मुझे बताया था कि वो खुदकुशी करने जा रही है। मैंने उसे रोका नहीं था। रिचर्ड का सर झुक गया और उसने अपने गालों पर बहते हुए आंसुओं को अच्छी तरह महसूस किया। मांग पे ने कहा, बाहर आदमी खड़े हैं, अपना सामान उठवाओ और गांव से निकल जाओ। अपनी दौलत वहीं ले जाओ जहां से लाए हो। थोड़ी देर के बाद 7-8 बर्मी देहाती रिचर्ड का सामान उठाए चले जा रहे थे और रिचर्ड उनके आगे आगे सर झुकाए चला जा रहा था। वो शिकस्त खूर्दा था, बोझ जो जमीर से उतरता हुआ महसूस हुआ था और अब और ज्यादा वजनी और नागवार हो गया था। दिल में कांटा और गहरा उतर गया था। वो सर झुकाए चलता चला गया। उसे पा प्यादा कोसों की मुसाफत तय करके कलेवा के कस्बे में पहुंचना था। ये रास्ता घने जंगलों और घाटियों की भूल भलैयों से गुजरता था। घंटे भर की मुसाफत के बाद उसे महसूस हुआ कि वो गलत राह पर जा रहा है, लेकिन उसे इत्मीनान था कि गांव के आदमी उसका सामान उठाए पीछे पीछे आ रहे हैं। अगर वो गलत राह पर चला तो वो उसे रोक लेंगे। वो रुक गया, घूम कर पीछे देखा तो वहां कोई और आदमी नहीं था। वो अकेला था। वो जंगल से ढकी हुई घाटियों और चट्टानों की भूल भुलैयों में तने तनहा खड़ा था। उसे कुछ खबर नहीं थी कि वो कहाँ है और किस सिमत से आया है और किस सिमत को जाना है। और उसका सामान उठाए जो 7-8 आदमी उसके पीछे आ रहे थे कब और कहाँ गायब हो गए। तब उसे याद आया कि बर्मा के बरतानवी सिफारत खाने की सेक्रेटरी ने उसे खबरदार किया था कि जिस इलाके में तुम जा रहे हो वो डाकुओं और राहजनों से भरा पड़ा है। वो वहीं बैठ गया। उसने इत्मीनान की आह भरी और उसके रगो रेशे में मुसर्रत की लहर दौड़ने लगी। उसने सोचा कि उसकी दौलत लुट गई है, लेकिन गई थांगदू में है। वो थांगदू के लिए ही तो ये दौलत लाया था। अब वो लोग अच्छे झोंपड़े बना लेंगे, जंग की तबाहकारियों ने उन्हें डाकू बनाया है। वो वहीं लेट गया। उसे अब कोई गम नहीं था कि वो भटका हुआ मुसाफिर है। उसने अपने आप से कहा कि गुनाह का कफारा अदा हो गया। अब थांगदू भी नहीं जाऊंगा और इंग्लैंड भी नहीं जाऊंगा। 15 बरस के बाद उसने पहली बार रूहानी कैफ महसूस किया और वो बर्मा के घने जंगल में लेट गया, जहां शाम के बाद चीतों, भेड़ियों और हर तरह के दरिंदों की हुक्मरानी होती है।